रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक में। तो आज के इस वीडियो में हम कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं ऊष्मागति का 9वां पार्ट। तो कार्नो इंजन की दक्षता के लिए सबसे पहले हम कार्नो इंजन की कार्य साइकिल या कार्य प्रक्रम का साइकिल बना लेते हैं, उसके वह कार्य चक्र का। तो सबसे प्रारंभिक स्थिति को हम ए से डिनोट करेंगे, उसके बाद को बी, फिर थर्ड को हम सी से, उसके बाद को हम डी से डिनोट करेंगे। ये हमारा ए, ये बी, ये सी तथा ये डी। ए का हम लेंगे सबसे पहले, ये का पोजीशन या प्रारंभिक ऊष्मागति की निर्देशांक ये हमारा होगा P1, V1, T1। अब इससे समतापी प्रसार करने पर आयतन बढ़ेगा, दाब घटेगा तथा ताप निश्चित रहेगा। अतः पॉइंट बी पे ऊष्मागति की निर्देशांक हमारा हो जाएगा P2, V2, T1। अब हम पुनः इसका रुद्धोष्म प्रक्रम ऑन करेंगे इसके लिए। तब रुद्धोष्म साइकिल के लिए ये हमारा होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा P2 बी का V2 T1। सी के लिए हमारा हो जाएगा सी के लिए हमारा हो जाएगा ऊष्मागति की निर्देशांक P3 B3 T2। क्योंकि ये रुद्धोष्म प्रक्रम किया गया इसलिए इसका ताप बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। प्रसार कर रहे हैं तो आयतन कम हो सकता है, ताप भी कम होगा इसमें, क्योंकि प्रसार कर रहे हैं आयतन बढ़ेगा। अब अगर पॉइंट सी से हम लोग पॉइंट डी की तरफ समतापी दबाए संपीड़न करें गैस को, आदर्श गैस को, तो इसका पॉइंट डी पे पहुँचते इसका स्थिति या ऊष्मागतिक निर्देशांक ये हो जाएगा P4 V4 T2, क्योंकि ये समतापी है। अब वापस पॉइंट डी से वापस ए की ओर चलने पर अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम अपनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा P1 V1 T1 प्राप्त हो गई। ये हमारा एक चक्रीय प्रोसेस बन जाएगा। तो हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं समतापी में किया गया कार्य। समतापी प्रोसेस V1 में किया गया कार्य ये हमारा होगा, ये हो जाएगा। हम पुराने वीडियो सीरीज़ के 8वें पार्ट में हमने इसके कार्यों की अलग अलग प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल सकती है। तो चलिए V1, तो इसका होता है T1, क्योंकि ताप T1 है, इसमें कांस्टेंट है, और यहाँ पे log E V2 अपॉन V1 ये समतापी प्रसार के लिए कार्य का मान है। अब दूसरे के लिए इसका मान होगा, जो रुद्धोष्म प्रक्रम अपनाए थे उसके लिए ये हो, इसकी वैल्यू होगी R अपॉन गामा-1, जहाँ गामा विशिष्ट आयतन तथा विशिष्ट दाब आदर्श गैस का अनुपात निष्पत्ति है। ये हो जाएगा T1 माइनस T2। अब V3 जो हमारा संपीड़न था, समतापी संपीड़न, उसमें किया गया कार्य ये हो जाएगा RT2, क्योंकि इसमें ताप T2 था, log E V3 अपॉन V4। ये हमारा इस प्रक्रम के लिए समतापी संपीड़न के लिए कार्य का मान होगा। तथा जो हमारा चौथा रुद्धोष्म संपीड़न था उसके लिए कार्य का मान जो हो जाएगा R अपॉन गामा-1 T1 माइनस T2। अब इन चारों से देख के हमको पता चल गया है कि V1 V2 और V4 आपस में बराबर हैं। अब टोटल किया गया कार्य कितने होगा, ये होगा टोटल W इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ पे माइनस होगा V3 माइनस V4,
ये से अब चूँकि V2 और V4 आपस में बराबर है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा V1 माइनस V3। अब V1 और V3 का मान को यहाँ से रखने पर हमें प्राप्त होगा टोटल कार्य इक्वल टू ये हो जाएगा RT1 इंटू लॉग ई V2 V1 माइनस RT2 लॉग V3 अपॉन V4। ये मिल गए हमें। अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम से जानते हैं कि P V दी पावर गामा इक्वल टू K। इसे हम लिख सकते हैं P V इंटू V दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू K। अब P V इक्वल टू हम जानते हैं आदर्श गैस के लिए ये होता है RT। अगर तब इसे T यहाँ ले और R को इस तरफ पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा T इंटू V दी पावर R गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। ये इस प्रकार हो सकता है, जिसे रुद्धोष्म प्रक्रम रूल भी बोला जाता है या नियम भी। तो अब इसके लिए पॉइंट बी और सी दोनों पे सेम ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपनाया गया था। तो अतः इस पॉइंट पे हमारा ताप T1 V2 दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा T2 बिंदु सी पे T2 V3 दी पावर गामा माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू ये हो जाएगा V3 अपॉन V2 होल दी पावर गामा माइनस 1। अब पॉइंट ए और डी के लिए व डी के लिए सेम रूल अपनाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ए पे T1 होगा और आयतन V1 होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा और आयतन V4। तो यहाँ पे T1 V1 दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। अब इसका पक्षांतर उसके समान करने पर T1 अपॉन T2 इक्वल टू ये होगा V4 अपॉन V1 दी पावर गामा माइनस 1। अब ये और ये दोनों समान है T1 अपॉन T2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अतः हम लिख सकते हैं V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1। इसे हम इस प्रकार इक्वल टू लिख सकते हैं हमें यहाँ पे रो, जिसे यहाँ रुद्धोष्म प्रसार का निष्पत्ति कहते हैं। रुद्धोष्म प्रसार का निष्पत्ति रो है। अब इसे पक्षांतर करके इस तरह V2 को पक्षांतर के इस तरफ और V4 को पक्षांतर करके इस तरफ लाने पर हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4 इक्वल टू R। इसे हम समतापी प्रसार कहते हैं, क्योंकि समतापी प्रसार में यहाँ पे जब समतापी प्रसार कर रहे थे तो इस प्रकार से इसका प्रसार हुआ था। V1 टू V2 V3 V4 से V3 अगर धनात्मक की ओर ले जाएं, प्रसार की ओर ले जाएं, तब इस मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा द्वारा किया गया कार्य ये हो जाएगा RT1 log E R माइनस RT2 log R। या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R इंटू T1 माइनस T2 ब्रैकेट log E R। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं किए गए कार्य। अब कार्नो इंजन की दक्षता कुल की एक चक्र में किए गए कार्य प्लस एक चक्र में ऊष्मा स्रोत से दी गई ऊष्मा Q। तो ऊष्मा स्रोत से दी गई ऊष्मा कितनी है? यहाँ हमने समतापी प्रसार के लिए ऊष्मा स्रोत से ऊर्जा ली थी, तो Q1 ये हमारा है। चूँकि इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ था, अतः दी गई ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर है।
अतः किया गया कार्य कितना है, यह है। अतः Q1 या अर्थात ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊर्जा भी इतनी ही है। अब किया गया कार्य R इंटू T1 माइनस T2 इंटू लॉग e⁻r अपॉन R T1 लॉग ई V2 अपॉन V, यहाँ पे से हम R ही लिखते हैं। और ये कैसे हुआ, ये ऊष्मागति के प्रथम नियम से ऐसा हुआ है। तो जिनको प्रथम नियम ना पता हो वो हमारे चैनल के इस सीरीज़ में जाके देख सकते हैं प्रथम नियम को भी। तो यहाँ पे R से R कैंसिल आउट, लॉग ई आर से लॉग ई आर कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पे दक्षता, ये होगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यही कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र है। तो अगर हम किसी इंजन की दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों के मानों में अंतर अधिक रखना होगा। ये दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो T1 जो सिंक के मान को बढ़ाकर, या जो ताप है ताप स्रोत उसके ताप को बढ़ाकर या सिंक के ताप को घटाकर किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसका मान ज्ञात, या जो हमारा है कार्नो इंजन की दक्षता का मान हम अधिक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।